हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम विधि शास्त्र की फर्स्ट यूनिट फोर्थ यूनिट लेकर आए हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। स्वामित्व की परिभाषा दीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं वो बताइए। स्वामित्व किस निश्चित वस्तु पर एक अधिकार है। यह उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बद्ध और अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। विवेचना कीजिए। स्वामित्व किसी व्यक्ति व उसमें निहित अधिकारों का रिश्ता है, समझाइए। ऑस्टिन की स्वामित्व संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। स्वामित्व की अवधारणा के बारे में ऑस्टिन एंड साइमन के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफाइन ओनरशिप, व्हाट आर इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, शुरू करते हैं। स्वामित्व संपत्ति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, तो स्वामित्व है वो संपत्ति से जुड़ा हुआ एक अधिकार है। भाई संपत्ति नहीं होगी तो स्वामित्व कहाँ से होगा, इसलिए स्वामित्व होने के लिए सबसे पहले संपत्ति का होना आवश्यक है। यह एक न्यायिक संकल्पना है। ठीक है, न्यायिक संकल्पना नॉर्मल सी न्यायिक संकल्पना है। रोमन विधि में स्वामित्व को किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार के रूप में निरूपित किया गया है। ठीक है, जो रोमन विधि थी उसमें जो स्वामित्व होता है उसको किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार के रूप में निरूपित या दर्शाया गया है। उनके दृष्टि में स्वामित्व कब्जे से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह पूर्ण अधिकार का घोतक है। ठीक है, पूर्ण अधिकारी का भाई किसी वस्तु पे जब आपका पूर्ण अधिकार होगा तभी तो आप उसके स्वामी कहलाओगे ना। ठीक है, जबकि कब्जा केवल भौतिक नियंत्रण संकेत देता है। ठीक है, आंग्ल विधि में स्वामित्व शब्द का प्रयोग सन 1583 के आसपास किया गया था। ठीक है, संपत्ति का अधिकार उतना ही पुराना है जितना मानव अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार उतना ही पुराना है जितना मानव अधिकार है। यही कारण है कि संपत्ति के अधिकार को मानव अधिकार माना गया है। ठीक है, यही कारण है कि संपत्ति के अधिकार को मानव अधिकार माना गया है। ठीक है, तुकाराम काना जोशी बनाम MIDC AIR 2013 SC 565 के अंदर। परिभाषा, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सभी विधि शास्त्री इस बात पर तो सहमत है कि समस्त विधिक अधिकारों में स्वामित्व का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं भिन्न भिन्न हैं। डेनबर्ग के अनुसार स्वामित्व का अधिकार मूर्त वस्तुओं पर सामान्य प्रवृत्तियों का अधिकार होता है। ठीक है, ये मूर्त वस्तु क्या होती है, जो चल संपत्ति नहीं होती का, जो अचल संपत्ति होती, चल संपत्ति होती, उनको बोलते हैं मूर्त वस्तुएं। ठीक है, प्रभुत्व अधिकार है। ठीक है, और होम्स के अनुसार स्वामित्व के अंतर्गत स्वामी को सभी को बहिष्कृत करने की अनुमति वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, जो स्वामित्व होता है वो अपनी संपत्ति में सभी को बहिष्कृत करने की अनुमति रखता है और उसका किसी के प्रति भी उत्तरदायित्व नहीं होता है। मार्कवी के अनुसार स्वामित्व से विपरीत किसी वस्तु में उसके स्वामी के समस्त अधिकार निहित होते हैं। ठीक है, जो मार्कवी जो विधि शास्त्री थे उन्होंने बताया है कि जो किसी वस्तु में उसके स्वामी के समस्त अधिकार निहित रहते हैं। ठीक है, बात वही आ रही है, सबके सेम ही आ रही है। हिबर्ट के अनुसार स्वामित्व में 4 प्रकार के अधिकार निहित रहते हैं। कौन कौन से? किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार। ठीक है, जो वस्तु का प्रयोग कर सकता है अगर जो उसका स्वामी है। अन्य व्यक्तियों को वस्तु से अपवर्जित करने का अधिकार, मतलब जो वो और उसकी खुद की संपत्ति है, खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की वस्तु है तो उसका खुद को उपयोग कर सकता है। दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति को उनका उपयोग करने नहीं देगा, उनको अपवर्जित कर देगा। तीसरा, वस्तु के व्ययन का अधिकार होता है, वो वस्तु को खर्च भी कर सकता है, डिस्पोजल भी कर सकता है। ठीक है, अगर वो स्वामी है तो। ठीक है, चौथा, वस्तु को नष्ट करने का अधिकार भी उसके पास होता है। ठीक है, वो नष्ट भी, देखो अगर कोई वस्तु की कोई स्वामी है
और उसकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई संपत्ति है, तो उसके पास चार अधिकार होते हैं हिबर्ट के अनुसार। पहला क्या होता है, पहला तो उसका वो होता है वो उस वस्तु का वो उपयोग कर सकता है। दूसरा क्या होगा, अगर वो उसका स्वामी है तो वह अन्य लोगों को अपवर्जित कर देगा उस वस्तु का उपयोग करने से लिए, ठीक है। और तीसरा तीसरा प्रकार क्या हो गया, यह वस्तु का व्यवहार कर सकता है, वस्तु मन में आए उसे खर्च कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, ठीक है। और चौथा क्या हो गया, वह वस्तु को नष्ट भी कर सकता है, ठीक है। ये बात है। ऑस्टिन की परिभाषा, स्वामित्व के ऑस्टिन की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑस्टिन के अनुसार स्वामित्व, स्वामित्व मतलब ओनरशिप, ठीक है, मालिक, मालिकाना हक है, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित एवं अवधि की दृष्टि से असीमित है, ठीक है। ऑनेस्टी बोलते हैं, अगर स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से तो अनिश्चित है, मतलब उसका उपयोग कितनी बार भी वो कर सकता है, व्यय की दृष्टि से अनिर्बित है, मतलब उसको खर्च करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई बाधा नहीं लगा सकता, और अवधि की दृष्टि से वो असीमित है, मतलब मन में आए इतने दिन अपने पास उस संपत्ति को अपने पास रख सकता है, ठीक है। ऑस्टिन ने ये परिभाषा दी है। ऑस्टिन की इस परिभाषा से स्वामित्व के तीन आवश्यक तत्व स्पष्ट होते हैं। उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, किसी वस्तु के स्वामी को यह पूर्ण अधिकार होता है कि वह उस वस्तु का मनचाहा उपयोग कर सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति उसके उपभोग में अनावश्यक विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मतलब ऑस्टिन के अनुसार उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित बताया गया है कि भाई कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी है तो वो उसको उस संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है और उसका वो मन में चाहे वैसा उपयोग कर सकता है, तथा कोई भी अन्य व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग या उपयोग करने में विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इतना अवश्य है कि स्वामी द्वारा वस्तु का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वह अन्य व्यक्तियों को क्षति व न्यूसेंस कारित नहीं हो। समझ में आ गया कि भाई अन्य उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है मान ली, उसके बाद उसकी संपत्ति है मान ली, ठीक है, उसकी वस्तु है मान ली, लेकिन जो वो उसका उपयोग कर रहा है ना, तो उसका उपयोग इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए कि अन्य लोगों को क्षति और न्यूसेंस कारित हो, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा तत्व, वैश्विक दृष्टि से अनिर्बद्ध, किसी वस्तु के स्वामी को यह अधिकार होता है कि वह उस वस्तु का मनचाहा व्यवन कर सकता है या अंतरण भी कर सकता है, जैसे विक्रिया कर दिया, बंधक कर दिया, दान कर दिया। कोई व्यक्ति उसको ऐसे व्यन अंतरण से तब तक इनकार नहीं कर सकता जब तक कि उसका वैधता कोई भार, निर्बंधन आदि आरोपित नहीं किया गया है, ठीक है। भाई अगर संपत्ति का मालिक है तो वो मन में आया जो वैसे कर सकता है, उसको विक्रय भी कर सकता है, बंधक भी कर सकता है, दान भी कर सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको वैसे व्यन अंतरण से तब तक इनकार नहीं कर सकता जब तक कि उस पर विधित या कोई भार, मतलब कोई उससे पैसे वैसे नहीं मांगता हो, कोई कोर्ट में से मुकदमा नहीं चल रहा हो, उसकी संपत्ति को कहीं सीज वीज नहीं कर रखा हो, ठीक है, उस पर उसकी प्रॉपर्टी पे कोई स्टे नहीं ला रखा हो, तो वो उस संपत्ति को उसको नहीं कर सकता, ठीक है, निर्बंधित अधिरोपित नहीं किया जा सकता। अवधि की दृष्टि से असीमित होता है। स्वामित्व एक शाश्वत अधिकार होता है, शाश्वत मतलब होता है लगातार चलने वाला, निरंतर चलने वाला, मृत्यु पर्यंत तक चलने वाला। स्वामी एक शाश्वत अधिकार होता है, उसका कभी अंत नहीं होता, यहाँ तक कि स्वामी की मृत्यु के पश्चात भी वो उसके विधिमान्य वारिसों में निहित रहता है। बिल्कुल सही बात है। ऑस्टिन की स्वामित्व की इस परिभाषा की अनेक विधि शास्त्रों द्वारा आलोचना की गई। आलोचना का यह कहना है कि ऑस्टिन की स्वामित्व की परिभाषा अपूर्ण और अव्यवहारिक है। जो अनेक विधि शास्त्री थे वो ऑस्टिन के आलोचक थे, उन्होंने बोला कि जो ऑस्टिन की परिभाषा है वह अपूर्ण और अव्यवहारिक है। आज स्वामित्व के आधार पर भिन्न भिन्न विधियों के अंतर्गत अनेक निर्बंध अधिरोपित हैं। राज्य द्वारा जनहित में किसी भूमि या संपत्ति का अधिग्रहण समाप्त किया जाना, ठीक है, उसके अपवाद बता रहे हैं कि राज्य के द्वारा किसी भी भूमि, किसी भी संपत्ति को जनहित के लिए अधिग्रहण कर सकता है, उसका अवाप्त कर सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि या संपत्ति पर अवैध पौधारोपण नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो ठीक है, मान ली भाई प्रॉपर्टी पर आदमी का अधिकार तो है, लेकिन वह अपनी संपत्ति के ऊपर अवैध पौधारोपण नहीं कर सकता, जैसे गांजा का भी, अफीम या अपनी मर्जी से नहीं उगा सकता, उसके लिए उसको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा बाकायदा, उसके बाद फिर वो उसकी फसल खेती कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके दो अपवाद हो गए
ठीक है, आलोचना हो गई इसकी। पहला आलोचना तो क्या हो गई, विधि शास्त्रियों ने कहा कि भाई जो राज्य होता है वो जनहित में किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को ऊपर अधिग्रहण भी कर सकता है, अवॉइड भी कर सकता है। और दूसरा क्या हो गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के ऊपर अवैध पौधारोपण नहीं कर सकता। ये होगी इसकी आलोचना। अब देखते हैं सालमंड की परिभाषा। सालमंड की परिभाषा में ऑइंस्टीन की परिभाषा को परिष्कृत किया है, मतलब इसका शुद्ध रूप बताया है। आइंस्टीन की स्वामित्व की परिभाषा को परिमार्जित करते हुए साइमन का कहना है कि किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक होता है। जो स्वामित्व होता है ना, स्वामित्व वो उस वस्तु का और उस व्यक्ति के बीच का प्रतीक होता है। ठीक है, ये बोला इसने। ठीक है, प्रतीक होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि स्वामित्व किसी व्यक्ति व उसमें निहित अधिकारों का रिश्ता है। एक ही बात आ रही है। ठीक है, उसमें निहित अधिकार का रिश्ता है, ये बोलते हैं सालमन। मार्कर भी क्या बोलते हैं, मार्कर भी ने स्वामित्व की ऐसी परिभाषा दी है, उसके अनुसार स्वामित्व किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच ऐसे संबंधों का द्योतक है। देखो संबंध आ गया ना वापस, जो उस वस्तु संबंधित समस्त अधिकार उस व्यक्ति में निहित कर देता है। ठीक है भाई, स्वामी है तो उसमें अधिकार तो होंगे, संबंध तो होंगे, और वो उसका मन में आएगा उसका उपयोग भी कर सकता है। सालमन ने अपनी परिभाषा को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है कि किसी भौतिक वस्तु या स्वामित्व ऐसे अवशिष्ट उपयोग का अधिकार है जिसमें से अन्य व्यक्ति को विलंगम के रूप में निहित उपयोग के समस्त विशेष एवं सीमित अधिकारों को अलग कर दिया गया है। ठीक है, जो साइमन बोलते हैं कि जो किसी भौतिक वस्तु के स्वामित्व है तो ऐसे अवशिष्ट उपयोग का अधिकार है, उसके अवशिष्ट उपयोग का अधिकार भी है उसके पास, जिसमें से वो अन्य लोगों के दायित्व और भार के रूप में निहित उपयोग के समस्त विशेष और सीमित अधिकार को अलग भी कर सकता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी संपत्ति किसी विलंगम युक्त संपत्ति के संदर्भ में स्वामित्व एक ऐसा अधिकार है जो उस संपत्ति पर होने वाले समस्त विलंगमों को निकाल देने के पश्चात स्वामी के पास ऐसे बचता है। ठीक है, उसके जो संपत्ति दायित्व होते हैं, जो भार होते हैं, सभी को निकाल देने के बाद उसके पास स्वामित्व ही विशेष बचता है। उदाहरण से देखते हैं, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पास बंधक रखता है। बंधक मतलब मोर्टेज, ठीक, गिरवी रखता है बंधक का मतलब। यहाँ बंधकदार जो गिरवी करता है, गिरवीदार है का बंधकदार का संपत्ति पर बंधक अधिकार उस संपत्ति पर विलंगम हो जाता है। ठीक है, उसका दायित्व उसका भार हो जाता है। भाई उसने गिरवी रख दिया तो उस वस्तु के ऊपर उस जो बंधकदार है उसका स्वामित्व होगा, उसका दायित्व होगा। ऐसी स्थिति में बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को प्रदत्त इस बंधक अधिकार को छोड़कर शेष अधिकार बंधकर्ता के स्वामित्व का अधिकार माना जाएगा। ठीक है भाई, ए ने बी को कोई वस्तु दी और गिरवी रख दिया तो बी के पास उस वस्तु का अधिकार आ गया। ठीक है, लेकिन जो ए है उस वस्तु का जो उसने बी को दी है उस पर अधिकार तो है, लेकिन उस स्वामित्व के अधिकार के अलावा जितने भी सारे अधिकार होंगे वो बी के होंगे उसके ऊपर। ठीक है, ये बोला गया है। साइमन के अनुसार स्वामित्व एक ऐसी संकल्पना और अवधारणा है जो व्यक्ति और अधिकार के बीच दो संभावित संबंधों के प्रतिकूल है। जैसे स्वामित्व कब्जे के प्रतिकूल है, स्वामित्व कब्जे के प्रतिकूल है। देखिए कैसे है, स्वामित्व विधित होता है। ठीक है, स्वामित्व विधित होता है, विधि के द्वारा होता है, जबकि कब्जा तथ्य होता है, कब्जा तथ्य के आधार पर होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर कब्जा स्वामित्व के बिना भी हो सकता है और स्वामित्व के साथ भी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो कब्जा है ना, जो स्वामित्व है ना, वो कब्जे के प्रतिकूल होता है। मतलब जो स्वामित्व और कब्जा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है और वह उसका स्वामी है, ठीक है, उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है तो उसका हो गया स्वामी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का अवैध किसी भी संपत्ति पे कब्जा है और उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वह उसका स्वामी नहीं है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर कब्जा स्वामित्व के बिना भी हो सकता है। हो गया ना, और उसको डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन उसे कब्जा है तो वो भी उसको स्वामी कहलाएगा। ठीक है, और स्वामित्व के साथ भी। स्वामित्व भार विलंगम के प्रतिकूल है। ठीक है, किसी अधिकार का स्वामी ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें वह अधिकार निहित हो। ठीक है, स्वामी में ही तो अधिकार निहित होते हैं। ठीक है, जबकि उस अधिकार का विलंबकारी वह व्यक्ति होता है जिसमें स्वयं में अधिकार निहित नहीं होता है, अपितु उसके संबंध में सीमित करने वाले अधिकार निहित होते हैं। अब इसमें जिसका किसी का कब्जा है कोई प्रॉपर्टी के ऊपर तो उसका अधिकार उस संपत्ति पर नहीं है, लेकिन उसने कब्जे के थ्रू उसके पास उस संपत्ति के प्रति सारे अधिकार दे रखे हैं।
ठीक है। इस प्रकार सामान्य के अनुसार स्वामित्व से तात्पर्य किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच परस्पर संबंध से है। साथ ही यह स्वामित्व तथा उसमें निहित किसी अधिकार के संदर्भ में अभिव्यक्त करता है। साइमन की परिभाषा परिभाषा ऑनस्टीन की परिभाषा से कुछ भिन्न लगती है। ऑनस्टीन की परिभाषा के अनुसार स्वामित्व केवल भौतिक वस्तु तक ही सीमित है। ठीक है, ऑनस्टीन बोलते हैं स्वामित्व केवल भौतिक वस्तु तक ही सीमित है, जबकि साइमन के अनुसार स्वामित्व भौतिक वस्तु तक ही सीमित नहीं होकर ये एक अधिकार भी है। साइमन के अनुसार एक व्यक्ति जिसे स्वतंत्रधीन बनाता है, प्रत्येक मामले में वह अधिकार रखता है। साइमन की परिभाषा अत्यंत व्यापक होते हुए भी यह आलोचना का विषय रही है। ड्यूगिट का कहना है कि स्वामित्व का संबंध वस्तु से होता है, न किसी कल्पित आधार अधिकार से। ठीक है, जो ड्यूगिट है वो कहते हैं कि स्वामित्व का अधिकार संबंध वस्तु से होता है, स्वामित्व का संबंध वस्तु से होता है, न कि कल्पित अधिकार से। कल्पित अधिकार क्या हो गया, कल्पना में जो अधिकार होता है ना, उससे। प्रोफेसर क्रूक के अनुसार साइमन के स्वामित्व संबंधी विचारों को एक अनावश्यक भ्रांति के रूप में निरूपित करते हैं। ग्लेनविल विलियम्स के अनुसार साइमन द्वारा भौतिक पदार्थों के स्वामित्व को एक अलंकार कहना स्वामित्व के भ्रामक अर्थ का द्योतक है। प्रोफेसर कोकोरेक स्वामित्व के अधिकार को विधिक संरक्षण की विषय वस्तु मानते हैं। ठीक है, स्वामित्व कतिपय अन्य विधि शास्त्र द्वारा भी परिभाषाएं दी गई हैं। हॉलैंड के अनुसार स्वामित्व से अभिप्राय किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण से है। ठीक है, जो हॉलैंड है वो बोलते हैं स्वामित्व से अभिप्राय किसी वस्तु पर पूर्ण अधिकार से, पूर्ण नियंत्रण से है। बकलैंड क्या बोलते हैं, स्वामित्व किसी वस्तु के प्रति ऐसा अधिकार है जो उस वस्तु में निहित अन्य व्यक्तियों के सभी अधिकारों को निकाल देने बाद शेष बचता है। बकलैंड बोलते हैं कि स्वामित्व एक ऐसा अधिकार होता है जो उस वस्तु में निहित अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को निकाल देने के बाद जो शेष बचता है उसको बोलते हैं स्वामित्व। पोलक के अनुसार किसी वस्तु के प्रति विधि द्वारा अनुदत उपयोग वैन शक्ति संपूर्णता को स्वामित्व कहा गया है। जो पोलक बोलते हैं किसी वस्तु के प्रति विधि द्वारा अनुदत, विधि के द्वारा जो दिया गया अनुदत के द्वारा उपयोग करने की पावर, वैन की शक्ति संपूर्णता स्वामित्व कहलाती है। नोएस के अनुसार क्या होता है, स्वामित्व एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है। नोइस बोलते हैं स्वामित्व एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो उसमें सभी उपभोग के अधिकारों को निकाल देने के पश्चात शेष बचती है, और जो लुप्त होने वाले अधिकार द्वारा अस्थायी रूप से धारित विभिन्न तत्वों को स्वयं की ओर आकर्षित करती है। होफेल्ड के अनुसार स्वामित्व अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं शक्तियों का ऐसा संकलन है जो स्वामी के अलावा अन्य व्यक्तियों में शाश्वत या सीमित समय के लिए निहित रहता है। ठीक है, जो होफलैंड बोलते हैं जो स्वामित्व होता है वो अधिकारों, विशेष अधिकारों, शक्तियों का संकलन है। ठीक है, जो स्वामी के अलावा अन्य व्यक्तियों में शाश्वत या सीमित समय के लिए निहित रहता है। अब स्वामित्व के आवश्यक तत्व देख लेते हैं। ठीक है, आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, देखिए। स्वामित्व में वस्तु पर व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण रहता है, बिल्कुल सही बात है, अर्थात वस्तु में व्यक्ति का पूर्ण हित नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा तत्व क्या हो गया, किसी वस्तु को स्वामी उस वस्तु का मनचाहा उपयोग उपभोग वैन कर सकता है। तीसरा, किसी वस्तु स्वामित्व अवधि की दृष्टि से असीमित और शाश्वत होता है। ठीक है, चौथा, स्वामी के अन्य व्यक्तियों को अपनी संपत्ति संबंध में अपवर्जित करने का अधिकार होता है। ठीक है, पांचवा, किसी वस्तु के स्वामी को उसमें विनिष्ट करने की अधिकार होता है। ठीक है, नष्ट कर सकता है। ठीक है, छठा क्या हो गया, स्वामी को अपना स्वामित्व त्याग करने का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, जो स्वामित्व आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं भाई, जो डेफिनेशन दी गई ना ऊपर, उन डेफिनेशन से ही इनके आवश्यक तत्व निकाले गए हैं। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहले तत्व क्या हो गया, स्वामित्व का स्वामित्व वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, उसका मनचाहा उसका उपभोग कर सकता है। तीसरा क्या हो गया, उसमें जो वस्तु होता है उसका जो उस पर उसका अधिकार असीमित और शाश्वत समय के लिए होता है। चौथा क्या हो गया, अन्य व्यक्ति को अपने संपत्ति संबंध में उपभोग से वह वर्जित कर सकता है। पांचवा क्या हो गया, उस संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार उसके पास होता है। ठीक है, छठा क्या हो गया, वह अपना स्वामित्व उस वस्तु के ऊपर से त्याग भी सकता है। ठीक है, अब स्वामित्व के लक्षण देख लेते हैं। ठीक है, स्वामित्व पूर्ण अर्थात निर्बंधित हो सकता है। जो स्वामित्व होता है वो पूर्ण होता है और निर्बंधित मतलब उसको रोका नहीं जा सकता होता हो। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में स्वामित्व को निर्बंधित किया जा सकता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों में स्वामित्व को रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, रोक सकते हैं उसको। ठीक, अब देखते हैं आगे।
किसी वस्तु के स्वामी किसी वस्तु के स्वामी को अपने स्वामित्व का अस्तित्व बनाए रखने के लिए टैक्स, शुल्क आदि देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अपना स्वामित्व बनाए रखने के लिए उसको गवर्नमेंट की तरफ जो टैक्स होगा, जो शुल्क होगा, वो देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति का उपयोग इस प्रकार नहीं कर सकता कि उससे अन्य व्यक्तियों की क्षति कारित हो जाए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ कपट आदि करके अपनी संपत्ति का व्ययन नहीं कर सकता। ठीक है, कपट करके उस संपत्ति का व्ययन नहीं कर सकता। किसी संपत्ति के स्वामी की मृत्यु हो जाने पर भी स्वामित्व समाप्त नहीं होता है, अर्थात उसके विधिक उत्तराधिकारियों में निहित हो जाता है। साथ क्या है, सामान्यतः पागल, जड़, अवयस्क व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व के अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो पागल व्यक्ति होता है, जो अवयस्क व्यक्ति होता है, जिसका मानसिक असंतुलन सही नहीं रहता है, वह स्वामित्व के अधिकार का उपयोग नहीं, उसके द्वारा वह स्वामित्व अधिकार का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 19, आधिपत्य की परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न प्रकार बताइए। आधिपत्य क्या होता है? पोजीशन, कब्जा। कब्जे को परिभाषित करते कीजिए व उसके आवश्यक तत्व बताइए। और कब्जे के विचार की अवधारणा सरलता से समझने योग्य है, किंतु उसे ठीक ठाक परिभाषित करना कठिन है। उक्त संदर्भ में विभिन्न विधिवेताओं द्वारा दी गई कब्जे की परिभाषा का परीक्षण कीजिए। ठीक है, इसको देखते हैं। विधि शास्त्र में आधिपत्य कब्जे का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सांपत्तिक अधिकारों में स्वामित्व के बाद कब्जे का ही स्थान आता है। ठीक है भाई, एक तो संपत्ति पे क्या होगा? कब्जा होगा। एक तो संपत्ति पे क्या होगा? एक तो स्वामित्व होगा, दूसरा क्या होगा? कब्जा होगा। ठीक है, तो स्वामित्व के बाद कब्जे का ही स्थान आता है। साइमंड का कहना है कि मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तु पर कब्जा होना परम आवश्यक है। जो साइमंड है, जो एक है, वो ये कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं पर मानव जीवन के लिए कब्जा होना परम आवश्यक है। कब्जे के आधार पर ही कोई व्यक्ति किसी भौतिक वस्तु का उपयोग कर सकता है, इसके बिना मानव जीवन असंभव है। ठीक है, वस्तुतः कब्जा मनुष्य एवं वस्तुओं के बीच आधारभूत संबंधों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर किसी वस्तु के ऊपर किसी मनुष्य का कब्जा है तो वह वस्तु उसकी है, तो वह उस वस्तु का उपभोग भी कर सकता है, उसका व्ययन भी कर सकता है, उसको बेच भी सकता है, उसको खरीद भी सकता है, उसको नष्ट भी कर सकता है, अगर उसका कब्जा है तो। ठीक है, अगर उसका कब्जा ही नहीं है तो फिर उसको वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये बोला गया है कि जो वस्तु पर जो मनुष्य का जो कब्जा होना परम आवश्यक होता है। परिभाषा, कब्जे के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी अवधारणा को समझ लेना आसान है, लेकिन इसकी परिभाषा अत्यंत कठिन है। विभिन्न विधि शास्त्रियों द्वारा कब्जे को परिभाषित किया गया है। सामान्य क्या कहते हैं? किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच निरंतर वास्तविक संबंध को कब्जा बोला जाता है। वही बात आ गई, वस्तु और मनुष्य के बीच का जो संबंध होता है उसको बोलते हैं कब्जा, साइमंड के अनुसार। ठीक है, ओके। और साइमंड की परिभाषा से स्पष्ट होता है कि कब्जे का संबंध वस्तु से है, न कि अधिकार से। बिल्कुल सही बात है। फ्रेडरिक पोलक के अनुसार कब्जे से अभिप्राय है किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण। आगे बात, मतलब उसका भौतिक नियंत्रण रहना चाहिए। भौतिक मतलब फिजिकली उसका कंट्रोल होना चाहिए उस वस्तु पर। इस पर पोलक कब्जे को भौतिक नियंत्रण के रूप में परिभाषित करते हैं। जकारिया के अनुसार कब्जा किसी वस्तु एवं व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध है जो परिलक्षित करता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को धारण करने का आशय एवं उसका व्ययन करने की क्षमता रखता है। जकारिया भी यही बोलते हैं, वह किसी वस्तु की कब्जा होता है, वो किसी वस्तु और किसी व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध होता है जो व्यक्ति उस वस्तु को धारण करने का आशय और उसका व्ययन करने की क्षमता रखता है। अब हिगेल के शब्दों में कब्जा स्वतंत्र इच्छा का निरपेक्ष संपादन है। कांट के अनुसार कब्जे के रूप में अभिव्यक्त व्यक्ति की इच्छा प्रत्येक अन्य व्यक्ति से पूर्ण सम्मान की हकदार है और इसे केवल सार्वभौम द्वारा ही राज्य के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। जो कांट बोलते हैं भाई, किसी व्यक्ति की इच्छा है प्रत्येक अन्य व्यक्ति से संपूर्ण सम्मान पाने की जो हकदार होता है, मतलब किसी वस्तु पर किसी का अधिकार होता है किसी व्यक्ति का। ठीक है, तो वो समाज में सम्मान पाने का हकदार होता है। ठीक है, क्योंकि उसका संबंध है, उसका कब्जा है ना उस वस्तु पे, इसलिए। लेकिन
सार्वभौम द्वारा, सार्वभौम मतलब राज्य के द्वारा, देश के द्वारा, राज्य के हित में उस कब्जे को समाप्त भी किया जा सकता है, कांट ये बोलते हैं। इहेरिंग के अनुसार कब्जा रक्षात्मक स्वामित्व है। कब्जा रक्षात्मक स्वामित्व मतलब कब्जा है, अगर किसी संपत्ति पे, किसी वस्तु पे किसी का कब्जा है तो वह उस वस्तु या उस संपत्ति की अन्य लोगों से रक्षा करता है, ठीक है, कब्जे के थ्रू। इससे यूँ कह सकते हैं कब्जा स्वामित्व की ढाल है। बिल्कुल सही बात है भाई, कब्जा ढाल ही तो है। अगर उस वस्तु पे उसको कब्जा नहीं है तो फिर वो स्वामित्व भी नहीं है उसका। जो तथ्य स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, ठीक है, जो स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। आंग्ल विधि के अनुसार कब्जे की 3 अवस्थाएं बताई गई है। किसी व्यक्ति का वस्तु पर कब्जा भौतिक नियंत्रण दोनों हो सकता है। किसी व्यक्ति या भौतिक नियंत्रण के बिना भी वस्तु पर कब्जा हो सकता है। भाई, पढ़ा है हमने, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है अपन ने भाई, स्वामित्व के बिना भी कब्जा है। किसी व्यक्ति के कब्जे के बिना भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण हो सकता है, ठीक है। 3 तत्व बताए गए हैं आंग्ल विधि के अंदर। इस प्रकार कब्जा किसी वस्तु पर व्यक्ति के भौतिक नियंत्रण एवं भौतिक नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा का द्योतक है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक? मतलब कब्जा किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति के भौतिक नियंत्रण में भौतिक नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा का द्योतक है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होता है और ऐसा भौतिक नियंत्रण होने या बनाए रखने की उसकी इच्छा होती है तो यह कहा जा सकता है कि उस वस्तु पर उस व्यक्ति का कब्जा है। आगे बात समझ में? ये कह रहा है किसी वस्तु पर व्यक्ति के भौतिक नियंत्रण है और भौतिक नियंत्रण बनाए रखने की इच्छा का द्योतक है, ठीक है। उसका भौतिक नियंत्रण भी है और भौतिक नियंत्रण बनाए रखने की उसकी इच्छा भी है, तो यह कहा जाएगा उस व्यक्ति का उस वस्तु पर कब्जा है। कब्जे के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? पहला तत्व है, अब इन परिभाषाओं से देखिए तत्व लिए जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा बस थोड़ा सा। भौतिक तत्व आ गया, भौतिक फिजिकल, ठीक है। कब्जे का पहला आवश्यक तत्व कब्जे का काय, कॉर्पस पोजिशंस। इससे कब्जे का भौतिक तत्व कहा जाता है। यह किसी वस्तु पर वास्तविक कब्जे का द्योतक है, ठीक है। किसी वस्तु पर वास्तविक कब्जे का द्योतक है। इसे भौतिक नियंत्रण की संज्ञा भी दी गई है। कॉर्पस से अभिप्राय वस्तु पर एकल नियंत्रण से है तथा दूसरे व्यक्तियों को कब्जे से वंचित रखने की क्षमता भी निहित होती है। इसके अंतर्गत कब्जा रखने वाला व्यक्ति कब्जे की वस्तु का उपयोग कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आगे बात समझ में? ऊपर भी अपन ने यही बात पढ़ी थी ना, ठीक है। खैर, कब्जा बनाए रखने के लिए कब्जाधारी की व्यक्तिगत उपस्थिति मात्र पर्याप्त होती है, चाहे वह शारीरिक रूप से कितना ही दुर्बल क्यों न हो, ठीक है। कब्जा बनाए रखने के लिए व्यक्ति मौजूद होना चाहिए, व्यक्ति मौजूद होना चाहिए कब्जा बनाए रखने के लिए, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो अंधा हो, चाहे वो काना हो, चाहे वो कमजोर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। ये बोला गया है, व्यक्तिगत उपस्थिति होनी चाहिए उसकी, ठीक है। यह क्या बोलता है? कब्जाधारी व्यक्ति अपने कब्जे की वस्तु को गोपनीय रख सकता है ताकि उसमें किसी का बाहरी हस्तक्षेप न हो पाए। जब जिसका किसी वस्तु पे कब्जा है तो उस वस्तु को वो गोपनीय रख सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बाहरी व्यक्तियों का उस पर हस्तक्षेप ना हो, ठीक है। गह क्या है? कब्जे का धारण करने वाले व्यक्ति के मन में वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, ठीक है। अगर कोई वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तो उसके मन में इच्छा रहती है कि यार मैं इसका स्वामी बन जाऊं, ठीक है, ये वस्तु मेरी हो जाए। तो ये 4 तत्व बताए गए हैं। अब देखते हैं ये 4 तत्व किसे बताए गए हैं? भौतिक से बताए गए हैं। अब आता है मानसिक तत्व। मानसिक मतलब मन में, दिमाग में। कब्जे का दूसरा आवश्यक तत्व होता है धारणा से, एनिमस पोसिडेंडी। इसे कब्जे का मानसिक तत्व कहा गया है। यह किसी वस्तु पर कब्जा बनाए रखने की मानसिक इच्छा होती है। मतलब पहले तो वो तो क्या था, फिजिकल कब्जा था, अब ये क्या मन में कब्जा चलेगा इसके भाई, वो मन में सोचेगा तभी तो कब्जा करेगा, उसके बारे में बताया गया है। यह किसी वस्तु पर कब्जा बनाए रखने की मानसिक इच्छा होती है। इस इच्छा की अभिव्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपवर्जित रखने के रूप में हो सकती है। अपवर्जित मतलब उसको दूर रखना। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु पर भौतिक कब्जा रखने वाले व्यक्ति की इच्छा
वस्तु का उपयोग करने की हो या नहीं, किंतु उस व्यक्ति पर उस वस्तु पर कब्जा बनाए रखने की इच्छा होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जिस किसी व्यक्ति का उस वस्तु पे भौतिक कब्जा है तो वह उस वस्तु का उपयोग करे या नहीं करे, लेकिन उस वस्तु पर कब्जा बनाए रखने की उसकी इच्छा का होना आवश्यक है। ठीक है, किसी वस्तु पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का दावा अनन्य होना चाहिए, उसका अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करने का आशय होना चाहिए। ठीक है, कब्जा धारण करने वाला व्यक्ति किसी वस्तु को अभिरक्षा कस्टडी के तौर पर भी धारण कर सकता है। ठीक है, जैसे गिरवी के मामलों में गिरवीदार ऋण को अदायगी तक गिरवी की वस्तु को अपनी अभिरक्षा में रखता है। तो कब्जा धारक करने का जो कब्जा धारण करना चाहता है ना वह व्यक्ति, वह उस वस्तु की अभिरक्षा के तौर पर धारण कर सकता है, कस्टडी के तौर पर ले सकता है। जैसे जैसे कोई गिरवीदार होता है, जो गिरवी जब कोई वस्तु अपनी गिरवी धरते हैं, गिरवी रखते हैं किसी के पास, तो उस वस्तु पर उस गिरवीदार का अधिकार हो जाता है, उसकी अभिरक्षा उस पर हो जाती है। गह क्या है, किसी वस्तु पर कब्जा किसी अन्य की ओर से भी धारण किया जा सकता है। अभिकर्ता, न्यासी, उपनिहिती आदि द्वारा धारित धारित कब्जा, मतलब किसी वस्तु पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति की ओर से भी धारण किया जा सकता है। अभिकर्ता मतलब क्या होता है, एजेंट होता है, एजेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। न्यासी क्या होता है, न्यासी न्यासी होता है ट्रस्टी, जो ट्रस्ट नहीं होते बड़े बड़े ट्रस्ट उनको बोलते हैं ट्रस्टी। उपनियति भी इसी संबंधित आता है। ठीक है, गए किसी वस्तु पर कब्जा धारण करने के आशय का न्यायोचित होना आवश्यक नहीं है। किसी वस्तु पर कब्जा धारण करने के आशय का न्यायोचित होना आवश्यक नहीं है, यह सदोष भी हो सकता है। जैसे अतिक्रमी का कब्जा है। ठीक है, कब्जाधारी का आशय सामान्य हो सकता है, अर्थात उसका विनिर्दिष्ट स्पेसिफिक होना आवश्यक नहीं है। जो कब्जाधारी है, जो कब्जा धारण करता है, जिसका किसी वस्तु पर कब्जा है, वो सामान्य भी हो सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसका कब्जा स्पेसिफिक हो। ठीक है, इस प्रकार विधिपूर्ण कब्जे के लिए दो बातों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, दो बातें कौन कौन सी, कब्जे का काय, धारणाश्य। ठीक है, ये तो कब्जे का, इसका कब्जा होना चाहिए, कब्जे का काय और धारणाश्य। कब्जे के काय को तथ्यत कब्जा एवं धारणाश्य को विदित कब्जा भी कहा जाता है। ये पहला भौतिक कब्जा होता है, दूसरा मानसिक कब्जा होता है। ठीक है, कब्जे के लिए दो बातें ऐसी होती है, एक तो कब्जे का काय होता है, मतलब एक तो होता है भौतिक कब्जा, एक होता है धारणस्य, मतलब एक मानसिक कब्जा। हॉलैंड, सेवनी तथा एहरिंग के अनुसार भी कब्जे के लिए दो तत्व आवश्यक होते हैं, वस्तु पर भौतिक अथवा प्रभावी नियंत्रण एवं वस्तु को रखने का आश्चर्य, धारित रखने की इच्छा। रामसिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि मानसिक और सचेतन कब्जे को वस्तुओं पर नियंत्रण से साबित किया जा सकता है। ठीक है, मानसिक और सचेतन कब्जे को वस्तु पर नियंत्रण से साबित किया जा सकता है। कब्जे तत्वों के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय कौन कौन से हैं देख लीजिए। टेबर बनाम जोनी का मामला। टेबर बनाम जैनी के मामले में व्हेल मछली को मारकर लंगर द्वारा 15 कदम नीचे पानी में रोका गया था। इसे कब्जा माना गया क्योंकि उसी स्थान पर जहां लंगर रोका गया था पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है, रेग बनाम रिली का मामला। रेग बनाम रिली के मामले में एक व्यक्ति अपनी भेड़ें हाहाकर लेकर जा रहा था, उसकी भेड़ों में किसी अन्य व्यक्ति की भेड़ें सम्मिलित हो गई। जब उसके द्वारा सारी भेड़ों को बेचा गया तब उसे इस बात का पता चल गया था, उसे चोरी का अपराधी माना गया था क्योंकि अन्य व्यक्तियों की भेड़ों पर उसका कब्जा नहीं था। तो रेग और लिली का मामला था, इसमें एक व्यक्ति था, वह अपनी भेड़ों को चरा कर लेके जा रहा था, हाहाकार करके लेके जाता, वह बेचने लेके जा रहा था। फिर किसी अन्य व्यक्ति की भेड़ें भी उस भेड़ों में सम्मिलित हो गई। जब वह उन भेड़ों को बेच रहा था तो उसको पता चल गया था कि भाई ये अन्य व्यक्ति की भेड़ें हैं, लेकिन उसने जानबूझकर उन भेड़ों को भी बेच दिया, तो वह अपराध का दोषी माना गया, अपराधी माना गया, चोरी का अपराधी माना गया।
ठीक है। मेरी बनाम ग्रीन का मामला, मेरी बनाम ग्रीन के मामले में एक बढ़ई द्वारा नीलाम में दराज वाली एक मेज खरीदी गई थी। उस दराज में एक गुप्त दराज भी था जिसमें धन रखा हुआ था। क्रेता वह धन ले लिया जिसे चोरी का उपयुक्त माना गया, क्योंकि वह उस धन पर विक्रेता का अभी भी कब्जा बना हुआ था। ठीक है। जो मेरी बनाम ग्रीक का मामला था उसमें एक बढ़ई था जिसके जिसके द्वारा नीलाम नीलाम में एक मेज खरीदी गई। उस मेज के ऊपर उसका अधिकार था। ठीक है। उस मेज में, लेकिन उसमें गुप्त दराज थी, उस दराज में धन रखा हुआ था। ठीक है। तो जो गुप्त दराज थी ना, वो जो धन रखा हुआ था वो उस क्रेता के अधिकार में नहीं था, वह तो अभी भी उस विक्रेता के अधिकार में ही था। तो उसने क्या करा, उस सामान को बेच दिया, तो उसको चोरी का अपराधी माना गया। आर बनाम हडसन का मामला, आर बनाम हडसन के मामले में अभियुक्त का एक लिफाफा प्राप्त होता है जो उसी नाम के अन्य व्यक्ति से संबंधित था। कुछ दिन पड़ा रहने के बाद अभियुक्त ने उस लिफाफे को खोल दिया। लिफाफे में एक चेक मिला जिसमें अभियुक्त ने अपने काम में ले लिया। उससे चोरी का दोषी माना गया, क्योंकि जब तक लिफाफे को नहीं खोला गया उस पर अभियुक्त का कब्जा नहीं था, धारणस्य का अभाव था। लेकिन उसने जैसे ही खोल लिया उस पर उसका कब्जा हो गया। ठीक है। और उसको अपराधी, चोरी का अपराधी माना गया। अब देखते हैं कब्जे के प्रकार। ठीक है। कब्जे का पहला प्रकार आता है मूर्त और अमूर्त कब्जा। कब्जा मूर्त हो सकता है या अमूर्त हो सकता है। मूर्त कब्जे से अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु पर कब्जा, जैसे मकान, भूमि, वाहन, फर्नीचर आदि पर कब्जा कहलाता है मूर्त या अमूर्त कब्जा। मूर्त कब्जे में आता है। और अमूर्त कब्जा क्या होता है, अमूर्त वस्तुओं के संबंध में होता है, जैसे मार्ग अधिकार, हवा, प्रकाश, पानी, पाने का अधिकार, अवलंब का अधिकार आदि ऐसे अधिकारों में व्युत्पन्न कब्जा अमूर्त कब्जा कहलाता है। ठीक है। मूर्त कब्जा तो क्या हो गया, मूर्त कब्जा तो हो गया मकान, भूमि, वाहन, फर्नीचर पर कब्जा। और अमूर्त कब्जा क्या हो गया, जैसे हवा पाने का अधिकार, रोशनी पाने का अधिकार, इस मार्ग पर जाने का अधिकार, ये हो गया अमूर्त कब्जा। ठीक है। रोमन विधि में मूर्त कब्जे को पोसेसियो कॉर्पस तथा अमूर्त कब्जे को पोसेसियो यूरिस कहा जाता है। वास्तविक कब्जा सदैव मूर्त होता है, जबकि अमूर्त कब्जा एक ऐसी संकल्पना है जो वास्तविक कब्जे से कुछ न्यूनता प्रकट करती है। ठीक है भाई। वास्तविक कब्जा तो मूर्त वस्तु पर तो होगा, और जो मार्ग का अधिकार होगा, जो रोशनी प्राप्त करने का अधिकार होगा, वो तो आंशिक अधिकार होगा। ठीक है। तो वास्तविक कब्जे से कुछ न्यूनता प्रकट करती है। दूसरा आता है तात्कालिक एवं मध्यवर्ती कब्जा। कब्जा तात्कालिक अथवा मध्यवर्ती हो सकता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर कब्जा अर्जित करता है तो उसे तात्कालिक कब्जा कहा जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष तौर पर कब्जा अर्जित करता है, मतलब जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर किसी वस्तु पर कब्जा आरोपित करता है, कब्जा अर्जित करता है, तो उसको तात्कालिक कब्जा बोलेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कब्जा प्राप्त करता है तो उसको मध्यवर्ती कब्जा बोला जाएगा। ठीक है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर उपस्थित होकर उस वस्तु का कब्जा करता है तो उसको तात्कालिक कब्जा बोलते हैं। और जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी एजेंट के थ्रू किसी संपत्ति पर कब्जा किया जाता है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती कब्जा। उदाहरण के लिए क्रय बाजार से स्वयं कोई वस्तु क्रय करके लाता है तो उस वस्तु पर क्रय का तात्कालिक कब्जा होता है। लेकिन कै अपने नौकर कै को बाजार में वस्तु लेने के लिए भेजता है तो जब तक वह वस्तु कै के पास रहती है और कै उस पर मध्यवर्ती कब्जा माना जाएगा। तो जब तक वो कै के पास रहेगी तब तो उसका कै के ऊपर मध्यवर्ती कै का उस पर मध्यवर्ती कब्जा माना जाएगा। अब आता है तथ्यत और विदित कब्जा। कब्जा तथ्यत एवं विदित भी हो सकता है। जब किसी वस्तु को स्वयं धारण किया जाता है जब किसी वस्तु को स्वयं धारण किया जाता है या उस पर भौतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है तो वह तथ्यत कब्जा कहलाता है। वही बात आ गई तात्कालिक वाली। ठीक है। तथ्यत कब्जा क्या हो गया, जब वहाँ किसी व्यक्ति किसी वस्तु पर कब्जा स्वयं उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं के द्वारा धारण किया जाता है, स्वयं का भौतिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, तो उसको बोलते हैं तथ्यत कब्जा। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तथ्यत कब्जा धारण करने का अर्थ किसी वस्तु को भौतिक नियंत्रण के अधीन रखना है। ठीक है। जबकि विधित कब्जे से प्राय ऐसे कब्जे से जिसमें व्यक्ति का वस्तु पर भौतिक नियंत्रण तो नहीं होता है लेकिन कब्जे का आशय बना रहता है। उदाहरण कै का पर्स चोरी चला गया। ठीक है।
जाता है। यद्यपि पर्स पर कै का भौतिक नियंत्रण नहीं है, लेकिन उस पर उसका मानसिक अभी भी बना हुआ है, मानसिक कब्जा अभी भी बना हुआ है। ठीक है भाई, मान लो कै का पर्स चोरी हो गया, ठीक है, तो उसका जो भौतिक नियंत्रण तो उस पर्स पे से हट गया, लेकिन उसके दिमाग में तो जो उसके ऊपर अभी भी कब्जा बना हुआ ना, उसको बोलते हैं विदित कब्जा। इसलिए उसमें उसे विदित कब्जा माना जाता है। अब आता है आणविक कब्जा। आणविक कब्जे को प्रतीकात्मक कब्जा, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी कहा जाता है। इसमें किसी वस्तु पर कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का कब्जा प्रतीक के तौर पर होता है। ठीक है, प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक के तौर पर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा प्रतीकात्मक रूप से होता है, प्रतीक के तौर पर होता है, प्रतीक के तौर पर होता है। जैसे कै द्वारा ख को किसी ग्रह की चाबी सौंप देना उस ग्रह का प्रतीकात्मक कब्जा माना जाता है। ठीक है, मान लो कै एक घर का स्वामी है और वह कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसका पड़ोसी है ख। तो कहने की जगह घर के लोग लगा के और उसकी चाबियां होती है वो ख को दे दी, तो ख उसका प्रतीकात्मक मालिक हो गया। ठीक है, तो उस घर का प्रतीकात्मक कब्जा माना जाएगा। एल्मोर बनाम स्टोन के मामले में कै ने ख से एक घोड़ा खरीदा था। ख एक अस्तबल का मालिक भी था। कै ने ख से एक घोड़ा खरीदा था। ख एक अस्तबल का मालिक भी था। कै एवं ख के बीच यह तय हुआ कि घोड़ा ख के अस्तबल में ही रहेगा। यहाँ घोड़े पर कै का प्रतीकात्मक कब्जा माना गया। ठीक है, रह तो वो वहीं रहा है ख के पास ही, लेकिन यहाँ पे कै का क्या उस पर प्रतीकात्मक कब्जा माना जाता है। मेसर्स NCML इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल लखनऊ के मामले में सब प्रतीकात्मक कब्जे की सुंदर व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है कि प्रतीकात्मक कब्जा भौतिक और अथवा वास्तविक कब्जा नहीं होकर आणविक एवं कागजी कब्जा होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आणविक और कब्जा कागजी कब्जा होता है। अब होता है समवर्ती कब्जा। सामान्य किसी वस्तु पर एक साथ दो व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि कब्जे की अनन्यता ही उसका वास्तविक मर्म है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि अनन्य उपयोगों के दो परस्पर विरोधी दावों का एक साथ निष्पादन किया जा सकता है। ठीक है, समवर्ती कब्जा क्या होता है, किसी वस्तु पर एक साथ दो व्यक्तियों का कब्जा नहीं हो सकता, क्योंकि कब्जे की अनन्यता ही उसका वास्तविक मर्म है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि अनन्य उपयोगों के दो परस्पर विरोधी दावों का एक साथ निष्पादन किया जा सकता है। इसको बोलते हैं समवर्ती। लेकिन सामंत का कहना है कि कतिपय मामलों में ऐसे होते हैं जिनमें दावे पृथक पृथक होते हुए भी परस्पर विरोधी नहीं होते हैं, उनका एक साथ निष्पादन हो जाता है। ऐसे दोहरे कब्जों को समवर्ती कब्जा कहा जाता है। उदाहरण के लिए गिरवी की वस्तु पर गिरवीदार का वास्तविक कब्जा गिरवीकर्ता का मध्यवर्ती कब्जा होता है। इसको बोलते हैं समवर्ती कब्जा। समवर्ती कब्जा में क्या होता है, इसमें समवर्ती कब्जा में क्या होता है, दो पृथक पृथक दावे न्यायालय में चलते हैं तथा वो एक दूसरे के विरोधी भी नहीं होते हैं, तो उनका संपादन व निष्पादन भी एक साथ हो जाता है। तो ऐसे दोहरे कब्जों को समवर्ती कब्जा माना जाता है। ठीक है, जैसे एक गिरवी की वस्तु पर गिरवीदार का कब्जा भी रहता है और जो गिरवी करता होता है उसका भी उस पर मध्यवर्ती कब्जा होता है। इसको बोलते हैं समवर्ती कब्जा। अब होता है प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व का अतिक्रमण होता है। प्रतिकूल मतलब क्या होता है, अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जा, अतिक्रमण करना। ठीक है, प्रतिकूल कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व पर अतिक्रमण करना। इसके द्वारा किसी भूमि पर हक का अर्जन किया जाता है। ठीक है, मतलब किसी की भूमि छीन ली जाती है ना, उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा। इसमें एक व्यक्ति का दूसरे भूमि पर उसके स्वामी को बहिष्कृत करने के आशय से बने रहना प्रतिकूल कब्जा कहलाता है। परिसीमा अधिनियम में इसकी अवधि 12 वर्ष मानी गई है। मतलब अगर किसी संपत्ति पर किसी अनन्य व्यक्ति का 12 वर्ष तक कंट्रोल रहता है तो वह उसका मालिक बनने का हकदार हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा। प्रतिकूल कब्जे में क्या होता है, जो उस संपत्ति का स्वामी होता है उसको उस संपत्ति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ठीक है, प्रतिकूल कब्जा यथार्थ अनन्य एवं निरंतर होना चाहिए। देखो, जो 12 वर्ष तक उसका जो कंट्रोल है ना उस अनन्य व्यक्ति का, उसका कंट्रोल लगातार कंटिन्यू रहना चाहिए, बीच में भी कहीं हिलना नहीं चाहिए, तभी वो उसका मालिक बन सकता है। ठीक है, TM मनिका नायर बनाम
एन जे चंद्रशेखर के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के लिए कब्जे का 12 वर्ष की सांविधि अवधि तक निरंतर एवं निर्विघ्न बने रहना आवश्यक होता है। क्रिस्टोफर ओरम बनाम जूलियस ओरम के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिकूल कब्जे के लिए किसी व्यक्ति को बहिष्कृत करने का आशय स्पष्ट एवं ठोस प्रमाण द्वारा साबित किया जाना अपेक्षित है। बीजाराम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के लिए मात्र कब्जा पर्याप्त नहीं है, अपितु वास्तविक स्वामी के स्वामित्व के विपरीत कब्जा धारण करने का आशय होना भी आवश्यक होता है। ठीक है, जो प्रतिकूल कब्जा होता है ना, उसके लिए कब्जा करना मात्र पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए वास्तविक स्वामी के स्वतंत्र विपरीत कब्जा धारण करने का आशय भी निहित होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। पशुपति नाथ बनाम रवि प्रकाश गौड़ के मामले में अभिन्न किया गया है कि किसी संयुक्त कुटुंब की संपत्ति में एक साझेदारी के विरुद्ध दूसरे साझेदारी पर प्रतिकूल कब्जा धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब अगर कोई संयुक्त कुटुंब की संपत्ति है, उसमें एक साझेदारी के विरुद्ध दूसरे साझेदार द्वारा प्रतिकूल कब्जा धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से अपना 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बच्चों की ज़्यादा मदद हो सके। मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आधिपत्य स्वामित्व का प्रथम साक्ष्य विवेचना कीजिए। ठीक है, आधिपत्य स्वामित्व के स्वत्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कब्जा विधि का 9 अंक है। विधि द्वारा आधिपत्य को क्यों संरक्षित किया जाता है? आधिपत्य के महत्व को समझाइए। ठीक है, ये देखिए, विधि शास्त्र में कब्जे का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है जी, सही बात है, कब्जे का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सांपत्तिक अधिकारों में स्वामित्व के बाद कब्जे का ही स्थान है। ठीक है, संपत्ति मतलब संपत्ति के अधिकारों में। सामान्य के अनुसार मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर कब्जा होना अत्यंत आवश्यक होता है। भाई यही बात आ रही है, पहले भी आ चुकी है बात। तो सामान्य ये बोलते हैं कि मानव जीवन के लिए भौतिक वस्तुओं पर कब्जा होना अत्यंत आवश्यक होता है। कब्जा मनुष्य एवं वस्तुओं के आधारभूत संबंधों को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वह भौतिक वस्तु का उपभोग करे, जो तभी संभव है जब मनुष्य का भौतिक वस्तु पर कब्जा नियंत्रण हो। यही कारण है कि विधि द्वारा भी कब्जे को संरक्षित किया गया है। ठीक है, विधि के द्वारा भी कब्जे को संरक्षित मतलब उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। कब्जे के महत्व एवं विधि द्वारा उनके संरक्षण निम्नलिखित कारण बताए गए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बाइक है। ठीक है, उस बाइक के ऊपर आपका अधिकार है, तो आप उस बाइक के क्या हो गए? स्वामी हो गए। ठीक है, तो उस बाइक का आप उपयोग करने की आपको आज़ादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि और वह बाइक आपके नियंत्रण में है, आपके कंट्रोल में है, कोई अन्य व्यक्ति उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसको बोलते हैं स्वामित्व। और स्वामित्व भी हो गया और आपका उस पर कब्जा भी हो गया। ठीक है, तो ये बोला गया है साइमन की परिभाषा के अंदर। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। भाई कब्जा होगा तभी तो स्वामित्व आएगा, तो वही बात बोली गई यहाँ पे। कब्जे को स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य माना गया है। यह भी कहा गया है कि कब्जा विधि का 9 अंक है। पोजेशन इज द प्राइमा फेसिया एविडेंस ऑफ ओनरशिप पोजेशंस इन 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। ठीक है, 9 पॉइंट्स मतलब यहाँ पे वो 9वां अजूबा हो सकता है शायद मेरे हिसाब से, और आप लोग देख लेना। जब किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का कब्जा होता है, जब किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु का कब्जा होता है, तो यह उपधारणा कर ली जाती है कि वह वस्तु का स्वामी है। बिल्कुल सही बात है। इस व्यक्ति के पास कब्जा है, उसे स्वामित्व स्वतः सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। भाई जैसे मान लो ये मोबाइल मेरे पास है, तो इस पर मेरा कब्जा है, तो मैं किसी को शो थोड़ी करूँगा भाई इस पर मेरा कब्जा है या मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। सबको पता है भाई कब्जा है बंदे का, तो ये स्वामी होगा इसका, तो स्वयं सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो व्यक्ति उसका स्वामित्व चुनौती देता है, उसे यह साबित करना होता है कि वह उसका स्वामी नहीं है।
जो व्यक्ति मेरे को बोलेगा भाई ये फ़ोन आपका नहीं है, तो ठीक है, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि भाई ये फ़ोन मेरा क्यों नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये बोला गया है। अर्थात उसके पास स्वत्व या स्वत्व विहीन कब्जा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जिसके पास किसी वस्तु का कब्जा है वह उस पर अपना स्वामित्व जताने का हकदार बन जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर स्वामित्व प्राप्त करना का कब्जा एक अच्छा साधन और माध्यम है। ठीक है, अगर आप किसी वस्तु के स्वामी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस वस्तु पर कब्जा करना पड़ेगा। तो कब्जा एक अच्छा साधक होता है स्वामित्व हासिल करने का, ये इसमें समझाया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करता है, ठीक है, यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे के हस्तक्षेप करता है तो उसे उस वस्तु पर कब्जाधारी से अपना बेहतर हक साबित करना होगा। ठीक है, कब्जाधारी से अपना बेहतर हक साबित करना होगा। यदि वह ऐसा साबित करने में असफल रहता है तो उस पर संपत्ति का कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति को ही स्वामी मान लिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो ए बोलता है ये मोबाइल मेरा है, बी बोलता है मोबाइल मेरा है। ठीक है, तो बी बोल रहा है मेरा मोबाइल है, तो और ए अगर उस पर दावा करता है कि भाई ये मोबाइल मेरा है, और ए वहाँ पर अपना दावा वेरीफाई, अपना कब्जा वेरीफाई करने में असफल हो जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि ये मोबाइल बी का ही है, बी को ही इसका स्वामी बना दिया जाएगा। ठीक है, सांवल राम बनाम रामरंज के मामले में यह कहा गया है कि जहां वादी द्वारा आधिपत्यक स्वत्व के आधार पर वाद संचित किया गया हो, आधिपत्य मतलब अधिकार के रूप में, आधिपत्य मतलब होता है उसका कब्जे के रूप में, स्वत्व के आधार पर वाद संचित किया गया हो, वाद किया गया हो, वहां वादी द्वारा स्वत्व को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। मात्र यह साबित कर दिया जाना पर्याप्त है कि लंबे समय से उसका संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जा है। ठीक है, ये बोला गया है कि वादी के द्वारा आधिपत्यक स्वत्व के आधार पर वाद संचित किया गया है, वह वादी द्वारा स्वत्व को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। ठीक है, बट वहाँ पर यह साबित किया जाना पर्याप्त होना चाहिए कि लंबे समय से शांतिपूर्ण उसका उस पर कंट्रोल है, उस पर कब्जा है। जेफरीज बनाम ग्रेट वेस्टर्न रेलवे के मामले में यह भी निर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करना अपकृत्य है। ठीक है, ये माना गया है वहाँ पे अपकृत्य है। अपकर्ता कर्ता अपनी प्रतिरक्षा में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता कि संपत्ति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की अपेक्षा किसी तीसरे व्यक्ति का अच्छा हक है। निष्कासन के मामले में पर व्यक्ति के अधिकारों की प्रतिरक्षा मान्य नहीं है। ठीक है, किसी वस्तु पर कब्जा धारण करने वाला व्यक्ति केवल उस वस्तु पर बेहतर हक रखने वाले व्यक्ति के सामने ही अपना कब्जा या नियंत्रण त्याग सकता है, अन्यथा नहीं। आरमरी बनाम डीलामरी के मामले में यह कहा गया कि एक चिमनी की सफाई करते समय सोने की अंगूठी पाने वाला व्यक्ति अंगूठे के स्वामी होने पर भी कब्जे के अधिकार के आधार पर जोहरी से उसका मूल्य पाने का हकदार है, जो परीक्षण के लिए दिए जाने के पश्चात उसे लौटाने से मना कर देता है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है, भाई एक व्यक्ति तो चिमनी की सफाई कर रहा था और सोने की अंगूठी उसको मिल गई, उसके कब्जे में आ गई, तो वो उसका स्वामी बन गया, जोरी से उसका मूल्य पाने का उसका हकदार होता है। ठीक है, वो कब्जा तो उसी का है ना। ठीक है, जो परीक्षण के लिए दिए जाने के पश्चात उसे लौटाने से मना कर देता है। ठीक है, लेकिन जो जोरी होता है उसे परीक्षण करने के पश्चात उसे लौटाने से मना कर देता है। ठीक है, ये बोला गया आरमरी बनाम डीलामरी के मामले में। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, कई बार किसी वस्तु का स्वत्व अथवा स्वामित्व साबित किया जाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसी देखो, अत्यंत कठिन, स्वामित्व साबित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। सही है, कठिन हो गया ना उसके लिए। ऐसी स्थिति में कब्जे के आधार पर ही स्वामित्व की अवधारणा कर ली जाती है। ऐसी स्थिति में कब्जे के आधार पर ही स्वामित्व की अवधारणा कर ली जाती है। मतलब अगर किसी वस्तु का कब्जा या स्वामित्व स्थापित नहीं है या सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो अंत में जिस व्यक्ति का उस वस्तु पर कब्जा है उसी को ही उसका स्वामी मान लिया जाएगा। ऐसा कब्जा सामान्यतः प्रतिकूल कब्जा कहलाता है। जब कोई व्यक्ति की संपत्ति पर लंबे समय से शांतिपूर्वक या निरस्त कब्जा धारण किए हुए है, तो ऐसा कब्जा उसे स्वामित्व का अधिकार प्रदान कर देता है।
इसे चिरभोग द्वारा अर्जित स्वामित्व भी कहा जाता है। विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि समय व्यतीत होने के साथ साथ वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कब्जा स्वामित्व में बदल जाता है। समझ में आ गई बात है? वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कब्जा स्वामित्व में बदल जाता है। मतलब लंबे समय से अगर कोई व्यक्ति की संपत्ति पर निरंतर और शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो उसका स्वामी बन जाता है। यदि कोई अधिकारी किसी भूमि पर निर्धारित समय अवधि 12 वर्ष और सरकारी दशा में 30 वर्ष तक कब्जा बनाए रखता है तो वह उस भूमि का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यदि कोई अधिकारी अतिशय बाहर का व्यक्ति, टैक्स पास करने वाला व्यक्ति किसी भूमि पर निर्धारित समय अवधि 12 वर्ष है और सरकारी दशा में 30 वर्ष तक कब्जा बनाए रखता है तो वह उस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है, टी.एम. मनिका नायर बनाम एन.जे. चंद्रशेखर के मामले में यह बोला गया है। ठीक है, अगर आपको किसी अन्य की वस्तु पर, अन्य की संपत्ति पर कब्जा करना है तो आपको उस संपत्ति पर शांतिपूर्वक निरंतर 12 वर्ष तक उस पर आपका आधिपत्य होना चाहिए, तो फिर आप उसके स्वामी बन जाओगे। और सरकारी ज़मीन पर आपको कंट्रोल करना है तो आपको लगातार शांतिपूर्वक तरीके से 30 वर्ष तक आपके आधिपत्य में होनी चाहिए, फिर आप उसका क्लेम कर सकते हो स्वामित्व के लिए। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। अब आते हैं आर वेंकट नायडू देवराज अय्यर के मामले में। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वतः अर्जित किया जा सकता है। आगे बात समझ में। गोविंदराज बी.एस. राजशेखर के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के उसके कब्जे में विधि विरुद्ध या बेदखल कर दिया जाता है तो कब्जाधारी को उस संपत्ति पर कब्जा वापस दिलाया जा सकता है, चाहे वह संपत्ति ध्वस्त ही क्यों कर दी गई हो। ठीक है, इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कब्जे का विधि में महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल सही बात है। कब्जा स्वामित्व का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है। कब्जा विधि का 9 अंक है और इसलिए विधि द्वारा कब्जे को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 में कब्जे को संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति की बलात् बेकब्जा कर लिए जाने पर धारा 6 के अंतर्गत उसका कब्जा वापस दिलाया जाता है और ऐसे निर्णय और डिक्री की अपील भी नहीं होती है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा कर लिया तो उस कब्जे के विरुद्ध न्यायालय में वाद पेश किया जाता है और धारा 6 के अंतर्गत उसका कब्जा वापस दिलाया जाता है और ऐसे जो निर्णय होते हैं, ऐसी जो डिक्री होती है, उसके खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकती। शांतिपूर्वक कब्जा शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। बिल्कुल सही बात है। कब्जे का महत्व एवं उससे विधि द्वारा संरक्षित किए जाने का एक कारण यह भी है कि यह शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, यह सर्वविदित है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करना हिंसा को बढ़ावा देता है। किसी भी व्यक्ति को हिंसा या प्रतिकर द्वारा कब्जे से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, उसका कब्जा कितना ही त्रुटिपूर्ण विधि विरुद्ध ही क्यों न हो। ऐसा व्यक्ति के विरुद्ध न्यायिक विधि कार्रवाई किया जाना ही न्यायसम्मत होता है। मतलब ये बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति का किसी वस्तु पर कब्जा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का किसी संपत्ति पर अवैध भी कब्जा है तो भी आप उसको बलात्पूर्वक या फिर इलीगल तरीके से आप उसको संपत्ति पे से नहीं हटा सकते हो। उसको हटाने का तरीका न्यायालय में वाद दायर करके ही है। ठीक है, होम्स का कहना है कि बल या धोखे द्वारा निष्कासन को निरुत्साहित करने के लिए हिंसा के निवारण के लिए कब्जे को संरक्षण दिया जाना अपरिहार्य है। ठीक है, जो होम्स ये बोलते हैं कि बलात् या धोखे द्वारा निष्कासन को निरुत्साहित करने के लिए हिंसा के निवारण के लिए कब्जे को संरक्षण दिया जाना अपरिहार्य है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 110 में भी यह प्रावधान किया गया है कि यह साबित करने का भार कि संपत्ति पर कब्जा धारण करने वाला व्यक्ति उसका वास्तविक स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर होगा जो स्वामित्व का दावा करता है।
आगे बात समझ में। जो व्यक्ति ये बोलेगा ना भाई ये इस संपत्ति का मालिक नहीं है, तो वो जो मालिक नहीं है ना, ये साबित करने का, ये सिद्ध करने का अधिकार भी उस व्यक्ति के पास ही होगा जिसने वाद दायर किया है, जिसने दावा किया है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बोला गया है अपकृत्य के निवारण के लिए कब्जे का संरक्षण आवश्यक होता है। ठीक है, अपकृत्य के निवारण के लिए देखिए, कब्जे का संरक्षण अपकृत्य विधि के अंतर्गत अतिचार एवं संपरिवर्तन के मामलों में निस्तारण में भी सहायक सिद्ध होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति कब्जे में हस्तक्षेप करता है तो उसे अतिचारी माना जाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करता है तो उसे अतिचारी माना जाता है। वह कब्जाधारी की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब कब्जाधारी की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक यही स्थिति उपनिधान रूपी समव्यवहार की है। उपनिधान के समव्यवहार में वास्तविक कब्जा उपनिहिति बैली उपनिहिति का विधित कब्जा उपनिधाता का होता है। ठीक है, यदि कोई तीसरा व्यक्ति उपनिहित कब्जे में हस्तक्षेप करता है तो वह अतिचारी होगा, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाम डोल्फस मीग एट साई के मामले में यही उपरोक्त कारण है कि जिससे कब्जे का विधि में महत्वपूर्ण स्थान है और विधि द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, विधि द्वारा उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ये अपनी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी। आप डेली इसको 1-1 घंटा सुनेंगे ना तो भी आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट 5th यूनिट के अंदर कल। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।